इंक्रीजिंग TC। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। गैसेस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करेंगे, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस किस तरह लिक्विफाई होते हैं और गैसेस को हम क्यों लिक्विफाई करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जोल-थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या चीज़ है जिसके ज़रिए गैसेस जो है वो लिक्विफाई होते हैं। गैसेस के लिक्विफेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। हम आज की वीडियो में लेंड्स मेथड को डिस्कस करेंगे कि लेंड्स मेथड पर गैसेस को किस तरह जो है वो लिक्विफाई किया जा सकता है। इसके अलावा जोल-थॉम्सन इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे। लिक्विफेक्शन के लिए कौन से कंडीशंस हैं, कौन से कंडीशंस पर गैसेस जो है वो लिक्विफाई होते हैं। इसके अलावा जो जोल-थॉम्सन इफ़ेक्ट और लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम से जानते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में जो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से ईटा में या जेईई नीट एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनको भी डिस्कस करेंगे। गैसेस को हम लिक्विफाई करते हैं, उनके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस शॉर्ट सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद एंड द चैनल इज़ केमिस्ट्री रिंग। और आप लोगों ने पेन और कापी उठानी है और पॉइंट्स नोट करना शुरू करना है। ओके, सो आज के लेक्चर के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने आपको दी कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विफेक्शन से स्टार्ट लेते हैं। लिक्विफेक्शन है क्या चीज़? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। जिस तरह नाम से पता चलता है कि कन्वर्जन of a gas into liquid state by the combined effort of high pressure and low temperature is called liquefaction of gases। जब भी हम गैस पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो इसके नतीजे में ये गैस जो है ये लिक्विफाई हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस है जो गैस मॉलिक्यूल्स है। अब इन गैस मॉलिक्यूल्स पर अगर मैंने इसके ऊपर कोई मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है या जो भी चीज़ मैंने लगाई हुई है उसके ज़रिए मैं इस पर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर इसको प्रेशर वो किसी मूवेबल पिस्टन के ज़रिए इस पर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, इस तरह नज़दीक आ जाएंगे। तो मैंने इस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अच्छा चलो हो गया। तो एक काम मैंने क्या कर दिया, इन मॉलिक्यूल्स को मैं करीब लेकर आया प्रेशर इंक्रीज करने से। एक कंडीशन लिक्विफेक्शन के लिए क्या है, हाई प्रेशर है कि गैस को आप अगर लिक्विफाई करेंगे तो इसके लिए हाई प्रेशर ज़रूरी है क्योंकि हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे और उनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करने के लिए ज़रूरी ये है कि गैसेस नज़दीक हो। अब अगर दूर होंगे तो फिर तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। तो हाई प्रेशर। दूसरी बात लो टेम्परेचर, ये दूसरी कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हो उसके लिए लो टेम्परेचर ज़रूरी है क्योंकि
हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हो, लो टेम्परेचर कर देते हो, तो टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये तेज़ नहीं भागेंगे, तेज़ नहीं दौड़ेंगे, आहिस्ता हो जाएंगे। इस वजह से ज़्यादा चांसेस है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो लिक्विफाई हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये दो कंडीशंस जो है लिक्विफेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब लिक्विफेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। बेसिकली हम जोल-थॉम्सन इफ़ेक्ट जो बेस करता है, लेंट्ज़ मेथड जो जोल-थॉम्सन इफ़ेक्ट पर बेस करता है, उसको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस मेथड पर जाए और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इन चीज़ों पर जाए, मैं आपको एक छोटी सी डेली लाइफ से वो एग्जांपल्स देता हूँ कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जहाँ पर आईसीयू जो इंटेंस केयर यूनिट्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशंस में होते हैं, तो अक्सर उनके लिए वो उसके सर के बेड के करीब एक टैंकर किस्म का लगा होता है, आपने देखा होगा। और आपने सुना होगा कि वहाँ पर कहते हैं कि ऑक्सीजन लगाया गया है। अब यही ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन उस कंटेनर के अंदर वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। अब अगर ऑक्सीजन गैस को हम ले लें तो इसके लिए बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए फिर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को उस कंटेनर के अंदर लिक्विफाई कर लेते हैं। अब इसमें जो कंटेनर है, इस कंटेनर में फॉर एग्जांपल वो ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन मौजूद है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। और पाइप के थ्रू जब वो आ जाता है और यहाँ पर जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसको जब वो ऑक्सीजन जो है वो देते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में इस पाइप के थ्रू आता है। और यहाँ पर जब वो एक्सटर्नल प्रेशर चूंकि लो होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पर जब वो लिक्विड जो है वो आ जाता है तो एक्सटर्नल प्रेशर पर, चूंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर बाहर जो प्रेशर है वो कम होता है, उस पर ये वापस जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा यूज्ड अप होता है। अगर गैस की शक्ल में आप इसको कंटेनर में रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े कंटेनर चाहिए। तो एक तो इसकी ये एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, सो फ्यूल के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं घरों में, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ में। तो सीएनजी स्टेशंस आपने देखे होंगे जहाँ पर नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं। तो नेचुरल गैस की कंप्रेशन जो है वहाँ पर होती है, तो वो कंप्रेस नेचुरल गैस वो टैंकियों में डलवाते हैं गाड़ी के लिए। तो वो ज़्यादा देर तक, चूंकि ज़्यादा नेचुरल गैस पर आएगा, फिर वो कंप्रेस फॉर्म में होगा। इस तरह लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो एलएनजी होता है उसके अपने एप्लीकेशन है। जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसको इंसिमिनेटर सीमन को फ्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिक्विड्स जो है, गैसेस जो है, उसको हम लिक्विफाई कर लेते हैं, तो उसको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। चलिए इन चीज़ों को और इन पॉइंट्स को आप नोट कर ले। तो मैंने तो बहुत सारी बातें आपको ओरली भी बता दी। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग। सो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो गैसेस होते हैं, अब जब ये लिक्विफाई होते हैं मुख्तलिफ मेथड से, सो इसके लिए हम एक इफ़ेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट कहता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, यही जॉल-थॉम्सन इफेक्ट है। या इस तरह आप बोल सकते हो कि व्हेन अ हाईली
compressed when a highly compressed gas is suddenly expanded adiabatically it causes cooling. When a highly compressed gas is suddenly expanded adiabatically, it causes cooling. Adiabatic process वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, नो हीट इज ट्रांसफर्ड। कि इस तरीके से गैस को आप एक्सपेंड कर ले। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में एक कंप्रेस्ड गैस है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन जो है आपने लगाया हुआ है। अब इस कंप्रेस्ड गैस को अगर आप सडनली एक्सपेंड करते हो तो सडन एक्सपेंशन से क्या होता है? कूलिंग काज होती है। यही जो है वो जोल थॉमसन इफेक्ट बोलता है। अब ये कूलिंग जो है ये क्यों काज होती है? चाहे इसको आप जिस तरह भी समझे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि कूलिंग जो है ये किस तरह काज होती है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर कंप्रेस गैस को आप सडनली एक्सपेंड करते हो तो कूलिंग जो है वो क्यों काज होती है। तो अगर आपने ये चीज़ें नोट की है तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर देखिए कि फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास एक कंप्रेस्ड एयर मौजूद है, कंप्रेस्ड गैस है जो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है। अब अगर किसी गैस को आपने कंप्रेस किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत करीब है, नियर मॉलिक्यूल्स और नियर। अब मॉलिक्यूल्स नियर हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवेलप्स। अब अगर मॉलिक्यूल्स नज़दीक है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप होंगे। अब अगर इसको आप सडनली एक्सपेंड करते हो, चलो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो अभी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इतने छोटे से स्पेस में आपने इसको वो घेरा हुआ था, इसको आपने कंप्रेस रखा हुआ था इतने से स्पेस में, इसको चूंकि ये तो गैस है, इसको ये पूरे का पूरा स्पेस अब अवेलेबल हो गया। अब पूरे का पूरा स्पेस अवेलेबल हो गया। अब ये दो मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ये दूर जाएंगे। अभी अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वो दूर जाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी चाहिए। क्या एनर्जी चाहिए? इसको ऐसी एनर्जी चाहिए कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डेवलप हो चुके हैं, इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, इसको वीक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स दूर तब जाएंगे एक दूसरे से जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो इंतहाई वीक हो जाएंगे। अब हाई प्रेशर पर तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डेवलप हो चुके थे, वो ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब आपने इसको एक्सपेंड किया, पूरे का पूरा वॉल्यूम आपने इसको प्रोवाइड कर लिया, इसके नतीजे में क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वो दूर चले गए। अब दूर एक दूसरे से चले जाएंगे तो इस पर कुछ वर्क होगा, मतलब ये कि इसको कुछ एनर्जी चाहिए ताकि इन फोर्सेस को ये कम कर सके, और वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो ये एब्जॉर्ब करता है विद इन देयर सेल्फ,
अब इस कंटेनर के अंदर जो हीट मौजूद है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हीट मौजूद है, ये खुद से वही हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और किस चीज़ में यूटिलाइज कर लेता है, ताकि ये एक दूसरे से दूर जाए, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। समझ आ गई आपको? कूलिंग कॉजेज। तो इस वजह से हम कहते हैं कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस एट अ वेरी हाई प्रेशर इज सडनली एक्सपेंडेड थ्रू अ स्मॉल होल, एक स्मॉल होल के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से आप इसको सडनली एक्सपेंड करते हो, तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी विदिन देयर सेल्फ ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कूलिंग काज कर लेता है। तो यही जूल थॉम्सन इफेक्ट है और यही जूल थॉम्सन इफेक्ट की बुनियाद पर हम पढ़ेंगे लेंड्स मेथड के किस तरह जो है लेंड्स मेथड पर लिक्विड की किसी भी गैस की लिक्विफेक्शन होती है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर ले, फिर लेंड्स मेथड पर आते हैं। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग। सो इसकी अब ज़रूरत नहीं रही, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर लेंड्स मेथड फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब लिक्विफेक्शन जो है, गैस लिक्विफाई हो जाता है, उसके लिए कंडीशन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, वो हमें समझ आ चुकी है। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है और क्यों कूलिंग काज करता है वो हमें समझ आ चुका है। अब हम आएंगे लेंड्स मेथड पर। लेंड्स मेथड में गैसेस की लिक्विफेक्शन किस तरह होती है, तो पहले से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको अगर आप देख लें, इसमें पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ से एयर जो है जिसकी लिक्विफिकेशन होती है, एयर की लिक्विफिकेशन इस मेथड से होती है, वो यहाँ पर इनलेट के ज़रिए वो दाखिल हो जाती है एयर। और ये जो पहला चैम्बर है ये कंप्रेशन चैम्बर होता है, जिसमें कंप्रेशन होती है और इस एयर को एट अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको कंप्रेस कर लेते हैं। अब जब एयर को आप कंप्रेस करते हो कंप्रेसर के ज़रिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर जब एयर कंप्रेस हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये गैस जो है ये बहुत गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, हॉट। तो हॉट एयर जो है, कंप्रेस्ड हॉट एयर यहाँ से आकर इस कॉइल में आता है और ये जो कॉइल होता है इसको कंडेंसिंग कॉइल बोलते हैं। इसमें आमतौर पर यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, जिस तरह जो फ्रियान है या दूसरे जो लिक्विड्स है, उनका क्या काम होता है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड्स का, कि हीट ऑफ कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन के ज़रिए में जो एयर हॉट हो चुकी है उस हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो यहाँ से जो हॉट एयर है जो पाइप के ज़रिए कॉइल, इस कॉइल के ज़रिए, इस कंडेंसिंग कॉइल्स के ज़रिए वो पास हो रही है, तो वो इससे हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से इसको थोड़ा बहुत ये कूल कर लेता है। यही कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ से आकर, चूँकि इसकी जब कूलिंग हो जाती है तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाता है और वो कंडेंस हो जाता है। यही वाटर वेपर्स जो है वो यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाते हैं, वाटर यहाँ पर रिसीव हो जाता है, क्योंकि वाटर इससे रिमूव करके जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर का मतलब कि एयर अब यहाँ पर इससे वाटर वेपर कंडेंस होके कंडेंसिंग कॉइल्स के थ्रू वो यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अब वाटर जल्दी जो है वो कंडेंस हो जाता है, उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू जो है बहुत हाई है। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर को, कि क्यों इस तरह ये पहले जो है ये कंडेंस हो जाता है। यही ड्राई एयर जो है इस टी शेप, इस पाइप के थ्रू वो नीचे आ जाता है, कंप्रेस एयर, और यहाँ पर जो स्पाइरल ट्यूब होता है, कापर जो कायल होता है, और यहाँ पर इसमें एक नीचे एक जेट लगा होता है, जेट, अब स्मॉल होल होता है, इसके ज़रिए इस कंप्रेस्ड एयर की एक्सपेंशन हो जाती है। अब जब कंप्रेस्ड एयर जो है वो सडनली एक्सपेंड हो जाता है अप टू ए
रीजन ऑफ 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो है यहाँ पर वो पहले यहाँ पर 200 atm है प्रेशर, और यहाँ पर अचानक आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको सडनली जो है वो एक्सपेंड कर दिया। अब सडनली जब ये एक्सपेंड हो जाता है, इसकी एक्सपेंशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है ये कूल्ड हो जाते हैं, तो इसकी टेम्परेचर लो हो जाती है। तो हमारे जो दो कंडीशंस हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो इस तरीके से लैंड मेथड में वो ऑब्टेन होती है कि पहले इसको हाई प्रेशर और फिर इसकी टेम्परेचर को लो करने के लिए सडनली इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लिक्विफाइड होते हैं, और यहाँ से जो लिक्विफाइड एयर है वो आउटलेट के ज़रिए वो बाहर जाती है। अब आउटलेट के ज़रिए लिक्विफाइड एयर जो है वो बाहर जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स वो लिक्विफाई नहीं हुए एयर के ज़रिए वो एयर वो यहाँ पर दोबारा जो है वो आ जाती है कंप्रेशन चेम्बर, और ये सर्कुलेशन ये साइकिल जो है दोबारा ये शुरू हो जाता है। इस तरीके से लेंज़ मेथड जो है इससे वो एयर को वो लिक्विफाई करते हैं, लेकिन इससे सारे जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई नहीं हो सकते। अब जो हाइड्रोजन है और हीलियम है उसके लिए तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो आसानी से लिक्विफाई नहीं होते, क्योंकि इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, और इसके अलावा जो है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक है। तो बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनकी लिक्विफेक्शन जो है वो मुश्किल होती है। इस वजह से इस मेथड से उसको हम लिक्विफाई वो नहीं कर सकते। अब जो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के साथ जो टेम्परेचर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना लो होगा, और कोई गैस है, कोई भी गैस है जो जिसका टेम्परेचर जो है वो लो होगा, तो कितने लो टेम्परेचर पर कोई गैस जो है वो लिक्विफाई होगा। तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी वो पढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज़ है? क्रिटिकल टेम्परेचर is the temperature above which the temperature at or above which a gas cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied by applying pressure alone. It is denoted by TC, या फिर इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist as a liquid is called critical temperature। अब इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आई होप अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको समझने के लिए इसके साथ रिलेटेड जो है एक टर्म और भी है जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और क्रिटिकल वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसको समझने के लिए हम कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर के वैल्यूज़ कुछ गैसेस के लिए वो लिखते हैं। अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है 405 केल्विन। वाटर के लिए
है 647 केल्विन। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है 304 और ऑक्सीजन के लिए 154, 304 और O2 के लिए 154 केल्विन। ये कुछ गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज है। केल्विन स्केल में मैंने इसको मेंशन किया। अब 647 केल्विन का मतलब क्या है? अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये दो कंडीशन है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब गैस पर आप प्रेशर भी इंक्रीज करोगे, हाई प्रेशर भी डालोगे और टेम्परेचर जो है उसको भी आपने लो रखना है। तो टेम्परेचर को आप लो रखेंगे और प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विफाई होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो, अब क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर हाई हो, इफ टेम्परेचर इज हाई, सो अगर प्रेशर पर आप जितना भी इंक्रीज कर लो, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बात बताई हुई थी कि प्रेशर को आप जितना भी हाई कर लो, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है फिर जो है वो लिक्विफाई नहीं होगा कोई भी गैस। क्योंकि टेम्परेचर अगर आप हाई रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे, चाहे आप इस पर जितना भी प्रेशर डालो तो वो लिक्विफाई नहीं होगा। अब ये हाई टेम्परेचर जो है, इस हाई टेम्परेचर को अगर मैं लो करता जाऊँ तो एक टेम्परेचर आएगा, फॉर एग्जांपल 1000 केल्विन है, 1000 से मैंने 800 केल्विन चलो लो कर दिया, 700 केल्विन, 600 केल्विन, 670 केल्विन, 647 केल्विन। अब 647 केल्विन जो है वाटर के लिए, फॉर एग्जांपल H2O के लिए 647 केल्विन 647 केल्विन से नीचे जितना भी टेम्परेचर होगा, इस पर आप जो है H2O को लिक्विफाई कर सकते हो। इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस या ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। इससे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो फिर जो है ये वापस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे टेम्परेचर आप कम रखोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से आप वाटर को लिक्विफाई कर सकते हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, या द टेम्परेचर अबाउ विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इससे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो तो गैस जो है वो लिक्विफाई आप इसको नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर आप देखें यहाँ पर, इसको मैं पिछली वीडियो के साथ वो रिलेट करता हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ कि मैंने आपको बात बताई हुई थी कि A अगर ग्रेटर हो, A की वैल्यू अगर ग्रेटर हो तो A की वैल्यू ग्रेटर होने का मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो स्ट्रांगर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो वंडरवाल्स इक्वेशन है, तो वंडरवाल्स कांस्टेंट ए, तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। इसको आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर ए की वैल्यू वो ज़्यादा है, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो लिक्विफेक्शन आसानी से होगी। क्या होगी? लिक्विफेक्शन वो इजीली होगी। तो इन चारों में आप देखें, सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वाटर की अमोनिया से वो कम है, सो ज़्यादा है, अमोनिया की कम है। ये दोनों पोलर हैं, इसमें फिर साइज का फैक्टर आ जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। नॉन पोलर है सॉरी ये दोनों, तो साइज का फैक्टर, इसका साइज ज़्यादा है तो इसकी ए ज़्यादा है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो ए अगर साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से इसका साइज ज़्यादा है। अब ये दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को जब हम कंपेयर करेंगे फिर साइज को देखेंगे, पोलर और नॉन पोलर को तो पोलर की सिर्फ फिर स्ट्रेंथ को देखेंगे कि कौन से फोर्स स्ट्रांगर है। तो इसके फोर्स स्ट्रांगर है तो इसकी ए की वैल्यू ज़्यादा है,
अब ए की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसका ए की वैल्यू ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, लिक्विफेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी टीसी भी ज़्यादा होगी। तो मेरा कहने का मकसद जो है यही था। अगर आपको कुछ गैसेस क्वेश्चन आपको किस तरह आते हैं, इससे इस तरह दिया गया होगा कि HCl NH3 H2O H2 arrange in order of TC increasing TC। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है किसकी है, जो सबसे ज़्यादा पोलर है, मतलब जिसकी ए वैल्यू सबसे ज़्यादा है, H2O सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर NH3, फिर HCl और फिर H2। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है, या आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो जल्दी लिक्विफाई होगा। तो जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है वो आसानी से लिक्विफाई होगा। ये हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ वो डिस्कस की है, तो इसको आप वहाँ से देखें। लेकिन मैं यहाँ पर टीसी को, क्रिटिकल टेम्परेचर को इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का क्वेश्चन आ जाए कि कौन से वाले का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सिंपल रूल आप अपने साथ याद रखें, क्या, ग्रेटर ए ग्रेटर विल बी टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो टीसी है डायरेक्टली जो है हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि टीसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। अगर पोलर है तो पोलर में से सबसे ज़्यादा पोलर जो होगा उसकी टीसी ज़्यादा है, और अगर फिर सब पोलर है तो फिर साइज़ को आप देखें, सब नॉन पोलर है तो फिर साइज़ को देखें जिसका साइज़ ज़्यादा है। समझ में आ गई? इस तरह टीसी जो है शेप को भी इसकी प्रोपोर्शनलिटी, जो स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच चेन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, वहाँ से आप इस पॉइंट को वो क्लियर कर सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ रिलेटेड जो है वो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्रिटिकल प्रेशर क्या चीज़ होता है इसको अभी डिस्कस करते हैं। ओके, क्रिटिकल pressure, the pressure required for a gas to liquefy, या the pressure required to liquefy a gas at its critical temperature is called critical pressure PC। अच्छा, अब जिस तरह हाइड्रोजन वाटर के लिए, मैंने तो उसको मिटा दिया, चलो लिख देता हूँ दोबारा। वाटर के लिए क्रिटिकल जो टेम्परेचर है 647 केल्विन है। अब इससे अबाव जो है आप वाटर को वो लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब 647 से या थोड़ा सा कम आप कंसिडर कर ले, क्योंकि 647 एग्जैक्ट अगर होगा 647.4 केल्विन है, तो 647 जो है इससे अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे ये लिक्विफाई नहीं होगा। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड को, मतलब इस वाटर को, इस केस में वाटर के एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर इस वाटर को लिक्विफाई करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए? समझ में आ रही है ये बात?
क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो लिक्विड जो है वो कोई सब्सटेंस, वो गैस एग्जिस्ट कर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जिस पर ये लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, कर सकता है, तो इसको लिक्विफाई करने के लिए, इसी टेम्परेचर पर इसको लिक्विफाई करने के लिए कितना प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर पीसी। फॉर एग्जांपल जो H2O है उसके लिए क्रिटिकल प्रेशर है 217.7, NH3 के लिए है 111.5, CO2 के लिए है 73 और O2 के लिए 49.7। ATM में है ये, ATM। अब यहाँ से एक और रिलेशनशिप हम डिराइव कर सकते हैं, क्या? वो ये कि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा प्रेशर चाहिए इसको लिक्विफाई करने के लिए। तो इस वजह से वाटर का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। इस तरह NH3 का क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो वाटर से कम है, इसलिए इसका क्रिटिकल प्रेशर भी कम है। कम प्रेशर पर फिर ये हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसके लिए फिर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ और कम है। तो और इससे रिलेटेड जो है हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम या VC। अब क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, जब किसी गैस को आप क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर लिक्विफाई करते हो तो इसका 1 मोल जो है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात आप अपने साथ इस तरह नोट कर ले कि किसी भी गैस को जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हेन अ गैस इज लिक्विफाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, सो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, 1 मोल जो गैस का जितना भी वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। सो इसी तरीके से जो क्रिटिकल वॉल्यूम है और क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल जो प्रेशर है, इसका कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, आपको समझ आ चुका होगा। जो गैसेस की लिक्विफेक्शन ही उससे रिलेटेड हमने लेंड्स मेथड, जोल-थॉम्सन इफेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ईटा के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ हिंट आपको दिए। ए जो वंडरवाल्स कांस्टेंट है उसके साथ आपने इसको रिलेट करना है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ है वो हाई आएगी। जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, उसकी ए भी हाई है, वो आसानी से लिक्विफाई भी होगा। ये चीज़ें जो हैं आपने अपने साथ नोट रखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। चैप्टर नंबर 4 गैसियस जो स्टेट हमने स्टार्ट किया हुआ था वो आज ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम लिक्विड्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री रिंग, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।